Good evening students, myself Dr. Vibha Jaiman. आपका VC ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से लाइव आ जाइए। आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन जो है हमने कंटेंट जो पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। जल्दी से लाइव आ जाइए। लाइव आ जाइए। हेलो बेटा, हेलो आशीष, जल्दी जल्दी से लाइव आइए। ओके, लिंक शेयर कर दिया बेटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा क्या है? ग्रुप ऑफ direct to home channels devoted to telecasting of high quality educational program. A option, member of self help group. C is group of ASHA health workers and D none of the above. बताइए इसका क्या होगा आंसर? एक मिनट स्टूडेंट्स। आयुष का सही है, धर्मेंद्र का सही है। एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। व्हाट इज स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा क्या है? ग्रुप ऑफ डायरेक्ट टू होम चैनल्स
डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। ये डायरेक्ट टू होम चैनल्स का एक ग्रुप ऑफ टेलीकास्टिंग प्रोग्राम्स का ग्रुप है। मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आशा हेल्थ वर्कर्स का ग्रुप है, या नन ऑफ द अबव? बताइए। नाइन से पीजी तक है। वेरी गुड बेटा, 9 से पीजी तक है, बिल्कुल सही है। और ए ऑप्शन है, ए धर्मेंद्र जी का सही है, आयुष का सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स। इसमें कितने टीवी चैनल्स को अप्रूव किया गया है? 32, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 34, डी ऑप्शन है 35। क्या आंसर आएगा बताइए? 32 या 34? विनोद जी, 32 या 34? शिवी जैन, नहीं बेटा 34 नहीं होगा, 32 होगा। आयुष 34? वेरी गुड, वेरी गुड। पहले 32 थे और अब 34 हो गए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग। ये जो डायरेक्ट टू होम चैनल है स्वयं प्रभा का, ये किससे ब्रॉडकास्ट किया जाता है? GSAT 15 सैटेलाइट से, ICRI-SAT सैटेलाइट से, INSAT-3 सैटेलाइट से और EduSat सैटेलाइट से। बिल्कुल सही है, 34 सबका सही है। इसका बताइए। GSAT 15, ICRI-SAT, ए विनोद जी आयुष दोनों का सही है। GSAT 15 सैटेलाइट से ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है। EduSat से नहीं किया जाता बेटा शिवी, ए ही सही है। ये जो सैटेलाइट है ना जिससे ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है, EduSat के अंतर्गत तो ये आता है। सैटेलाइट तो GSAT ही है। अच्छा, ये है डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट 10 आवर्स, 4 आवर्स, 20 आवर्स एंड 24 आवर्स। हाँ, गुजरात से होता है, वो क्वेश्चन भी है अभी। इसका बताइए। डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट 10 आवर्स, 4 आवर्स, 20 आवर्स और 24 आवर्स। बेटा मैंने, अच्छा, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल जो है स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट का, वो मिनिमम कितने घंटे, मिनिमम जो है कितने घंटे ब्रॉडकास्ट किया जाता है? कम से कम, कम से कम। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी पूछा था। कम से कम डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा के अंतर्गत जो डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल है, वो प्रोजेक्ट में ये कम से कम कितने घंटे? वेरी गुड, 4 आवर। भाषा सही है, 4 आवर, कम से कम 4 घंटे। वैसे 20 घंटे होता है, लेकिन मिनिमम कितने घंटे होता है ये मैंने उस दिन भी पूछा था आपसे। यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेशन इन इंडिया सर्व्स एज अर्थ टर्मिनल टू अ GSAT 15 सैटेलाइट फॉर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट?
वो कौन सा इंडिया का कौन सा स्टेशन है जहाँ से स्वयं प्रभा चैनल को टर्मिनल किया जाता है? हाँ बेटा विनोद जी, आपका गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन में एट लीस्ट लिखा हुआ था। अगर मैं ये बोलूँ कि डायरेक्ट टू होम चैनल में स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट में ये कितने मैक्सिमम कितने घंटे जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो 24 आवर किया जाएगा। यहाँ पे एट लीस्ट है, इसका बताइए आप। विशाख गांधीनगर, ये गांधीनगर से ये जो है गांधीनगर से गुजरात, गांधीनगर जो विशाख में है वहाँ से टर्मिनल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं पूछ चुकी हूँ टेलीकास्टिंग। ये व्हाट इज द स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा है क्या? ग्रुप ऑफ द डायरेक्ट टू होम चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये मैं पूछ चुकी हूँ। ग्रुप ऑफ आशा हेल्थ वर्कर्स, नन ऑफ द अबव। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वेरी गुड, गुड इवनिंग शिल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा ये वाला है, इज इट अ पिक्टोरियल डिवाइस यूज टू एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया इन लर्निंग प्रोसेस। ये एक पिक्टोरियल डिवाइस है जो कि जो ऑडियो विजुअल है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है उनके मध्य अधिगम के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्री के बीच में अंतर संबंध को बताता है। लर्निंग एक्सपीरियंस, सर्कल ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस और कोन एक्सपीरियंस, ये क्या चीज़ है? मैंने आपको ये बताया था। लर्निंग एक्सपीरियंस आएगा, कोन ऑफ एक्सपीरियंस आएगा, कोन एक्सपीरियंस आएगा या सर्कल ऑफ एक्सपीरियंस आएगा? ए विनोद जी, अभिनंदन, ए भाषा, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। बेटा इसको कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, कोन एक्सपीरियंस नहीं बोलते भाषा। जो मैंने आपको एडगर डेल का शंकु प्रतिमान बताया था, है ना, कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, कोन एक्सपीरियंस नहीं है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस आएगा, जिसमें हम ये बताते हैं बिल्कुल कोन एक्सपीरियंस। शिवी बेटा कोन एक्सपीरियंस नहीं, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड बिने ने, थ्रस्टॉन ने, स्पीयरमैन ने और गार्डनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को आता है? शिल्पा, ये मैंने क्लास में नहीं बताया था क्योंकि ये पूरी थ्योरी है। मैं बता देती हूँ इसका। इसमें जो मल्टीपल बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था, थर्स्टन के द्वारा दिया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था या गार्डनर के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है गार्डनर। गार्डनर, स्पीयरमैन ने नहीं दिया था बेटा। सुशीला का सही है, केवल आयुष का गलत है, शिल्पा का गलत है। गार्डनर का था बहुबुद्धि सिद्धांत। आयुष, ये मैंने क्लास में नहीं बताया था इसलिए मैंने इसका आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये मैं अभी जस्ट पूछ के चुकी हूँ। टीचिंग लर्निंग से संबंधित एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस का सुझाव, टीचिंग ऑफ एक्सपीरियंस का सुझाव किसने दिया था? कोन ऑफ एक्सपीरियंस का सुझाव किसने दिया था?
cone of experience related to teaching learning was suggested by John Dewey, Kilpatrick, Froebel and Edgar Dale. ये तो मैंने पूरी थ्योरी बताई थी, पूरा एक दिन लगाया मैंने इस कंटेंट को समझाने में. कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो था वो टीचिंग लर्निंग में किसने बताया था? वेरी गुड, एडगर डेल के द्वारा बताया गया था. एडगर डेल ने शंकु प्रतिमान दिया था. वेरी गुड. भाषा, आयुष, सबका सही है. अच्छा ये बताइए, ये भी सबका सही होना चाहिए. ब्लूम की पारंपरिक वर्गीकरण के अनुसार, पारंपरिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन में सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी, ट्रेडिशनल यानी पुरानी वाली, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक जो डोमेन है उसका उच्चतम स्तर कौन सा है? एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है और कंप्रेहेंशन है. प्रयोग है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है और समझ है. इसका आंसर बताओ, सबका सही होना चाहिए. शिल्पा ने 4 बताया है. बेटा नहीं, सुशीला का सही है. आयुष का भी गलत है. बेटा क्या हुआ आयुष को? शिल्पा का सही है. विनोद जी का भी. बेटा इवैल्यूएशन नहीं था क्या? विश्लेषण. अब मैं इंग्लिश में बोल के बता देती हूँ एक बार. अभिषेक जी का भी गलत है. शिल्पा का सही है. शिल्पा का सही है. 3rd सुशीला का भी सही है. अब मेरी बात समझना, जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी देखते हैं, बिल्कुल फैज़ा का सही है, भाषा का सही है. एनालिसिस, अभिषेक जी नहीं बेटा. एनालिसिस से बाद में इवैल्यूएशन नहीं था क्या? एनालिसिस के बाद इवैल्यूएशन भी तो था, मूल्यांकन भी तो करते हैं हम. फर्स्ट जो था वो क्या था? पहला ज्ञान था, फिर अवबोध था. बेटा 4 क्यों होगा? ये तो सेकंड लेवल होता है, कंप्रेहेंशन, अंडरस्टैंडिंग वाला. 3rd कौन सा होता है? एनालिसिस, प्रयोग होता है, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस होता है, फिर सिंथेसिस होता है और फिर इवैल्यूएशन होता है. आयुष 3rd होगा. इवैल्यूएशन होगा ना इसका. अविका बेटा 3rd होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फैज़ा नॉलेज नहीं होगा. बेटा फर्स्ट लेवल जो होता है नॉलेज होता है. दूसरा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होता है. तीसरा क्या होता है? एप्लीकेशन होता है. 4th क्या होता है? यानी प्रयोग. 4th क्या होता है? विश्लेषण, फिर संश्लेषण. बेटा इसमें ये पूछा है कि ब्लूम की पारंपरिक वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन, यानी जो नॉलेज वाला जो था संज्ञानात्मक डोमेन अपन ने पढ़ा था. यस फैज़ा, अब सही है. गुड इवनिंग मंजू. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन किसी को तो आता होगा, अगर बता सकते हो तो बताना, नहीं तो मैं ही आंसर देती हूँ. जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ. शिक्षण की अनुसंधान विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जॉन डीवी के द्वारा, एनी सुलिवान के द्वारा, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा और फॉब्रेल के द्वारा. ओके बेटा. हाँ, फर्स्ट मैंने पूछा था नॉलेज. अच्छा ये बताओ,
कि ये किसने दी थी ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि? टीचिंग का कि ह्यूरिस्टिक जो मेथड था वो किसके द्वारा दिया गया था? आयुष प्रोपेल के द्वारा? नहीं, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग की थी, ये याद रखना। ह्यूरिस्टिक मेथड किसका था? आर्मस्ट्रॉन्ग का था। फॉब्रेल ने नहीं दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड, ये मैंने क्लास में बताया नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड जो था, अनुसंधान विधि, किसके द्वारा दी गई थी? ये आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन कोर्सेज, मॉडर्न ऑनलाइन ऑफिस कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ऑफिस ऑर्डर सेल। फैजा सही है। विनोद जी का भी सही है, वेरी गुड। ये सबको ही आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 सबका सही है। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के बारे में बताया गया था वो किसने बताया था? टीचिंग एड का, वेरी गुड बेटा। अच्छा, इसमें ये बताओ, श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायता का उपयोग करने से छात्र कक्षा अधिगम में सक्रिय हो जाते हैं, शिक्षक पढ़ाने में सक्रिय हो जाता है। हाँ, ये नेट के क्वेश्चन है, ये नेट के क्वेश्चन है। कौन से वाले बेटा? विनोद जी, बेटा एक चीज है, श्रव्य दृश्य शिक्षण ये एप्लीकेशन बेस है, इनमें ये देखना कि कौन सा सबसे सही होता है। जब हम टीचिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड यूज़ करते हैं, अच्छा एडगर डेल का था ना ये शंकु प्रतिमान, फोन ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने ये बताया था जब हम ये यूज़ करते हैं, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के ही हैं ये, श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं तो छात्र कक्षा अधिगम में सक्रिय हो जाते हैं, शिक्षक पढ़ाने में सक्रिय हो जाते हैं, शिक्षण प्रभावी हो जाता है, या ऊपर के सभी? शिल्पा ने थर्ड बोला है, इसका आंसर थर्ड ही है। बेटा जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो अब किया जाता है। आपको जो टीचिंग, आप इस शब्द में आप देख रहे हो कि टीचिंग बिकम इफ़ेक्टिव, अगर हम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बता रहे हैं, छात्र कक्षा अधिगम में सक्रिय हो जाते हैं। बेटा सक्रिय करना ही थोड़ी ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो छात्र भी सक्रिय हैं और शिक्षक भी सक्रिय है, और शिक्षण प्रभावी, हमको खाली एक्टिव ही नहीं करना है। टीचिंग जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती हैं या टीचिंग एड का हम यूज़ करते हैं, हमको सिखाना भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम टीचिंग एड का यूज़ करते हैं तो टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है, वो हमारा पर्पस होता है। एक्टिव करना ही खाली हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। बेटा योगेश, मैं वही बताना चाह रही हूँ, आप एक चीज़ समझना, अगर हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करते हैं टीचिंग में, तो इस चीज़ को समझना कि छात्र कक्षा अधिगम में सक्रिय हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा है शिक्षक छात्र पढ़ाने में सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या ये सफिशिएंट थोड़ी है, ये सफिशिएंट थोड़ी है कि उनको एक्टिव कर दिया।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता भी नहीं है कि केवल एक्टिवेट कर दें उनको। हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है, टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। ये ए क्यों होगा? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं हो सकता बेटा। एक ये है कि शिक्षण प्रभावी होने में आप ये देख रहे हो कि टीचर्स भी एक्टिव है और बच्चे भी जो हैं वो एक्टिव हैं और टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो रही है। तो हमारा जो उद्देश्य जो था वो यही तो है, टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना। थर्ड ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? एक गैर सरकारी संस्थान है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है, ऑनलाइन मंच है, एक वेबसाइट का नाम है। बताइए स्वयं क्या है? गैर सरकारी संस्थान है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, ऑनलाइन मंच है या एक वेबसाइट का नाम है। व्हाट इज स्वयं? एक वेबसाइट का नाम है, ऑनलाइन मंच है। वेरी गुड, सभी का सही है। शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैंने कल आपको परसों मैंने बताया था, एक शिक्षक छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने का इरादा करता है। इसमें से निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका उपयोग करेगा? समेटिव टेस्ट यानी योगात्मक परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षण यानी फॉर्मेटिव टेस्ट, प्रदर्शन का परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट और नैदानिक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका आंसर दो। एक शिक्षक छात्रों के सीखने की कठिनाइयों का पता लगाता है। वेरी गुड आयुष, हितेश, ये मैंने उस दिन बताया था। यही बस खाली इतना सा ही आता है, इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं आएगा। एक चीज़ समझना कि जब हमको मधु, अच्छा मैं एक बात पूछती हूँ कि हमको ये पता करना है, अच्छा समेटिव टेस्ट मैंने फॉर्मेटिव टेस्ट बताए थे, समेटिव टेस्ट बताए थे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। बेटा इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होगा? नैदानिक परीक्षण होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमको टीचिंग में ऐसा लगता है कि कोई बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है ना, किसी कंटेंट को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ता है टीचर को। इससे वो बच्चे की समस्याओं का पता लगाता है। और रिमेडियल टेस्ट का यूज़ कब किया जाता है? नैदानिक परीक्षण, हाँ बिल्कुल नैदानिक परीक्षण ही है इसका। तो जब अगर ये देखा जाए कि हमने निदान कर लिया, समस्या का पता लगा लिया, फॉर्मेटिव क्यों होगा? कठिनाइयों का पता लगाना है, समस्याओं का पता लगाना है। अभिषेक जी, समस्याओं का पता नहीं, अगर हमको बच्चों को के ओवरऑल डेवलपमेंट का पता लगाना होता है तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, और समेटिव जो होता है वो लास्ट में इवैल्यूएशन किया जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नैदानिक परीक्षण कब किया जाता है, यानी किसी समस्या का पता लगाना, किसी बच्चे की समस्या का पता लगाना। और रिमेडियल टीचिंग जो है, उपचारात्मक परीक्षण जो है,
जब किया जाता है जब नैदानिक परीक्षण की डेफिनेशन दो। बेटा नैदानिक परीक्षण जो होते हैं वो बच्चे की समस्या, शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे की समस्या का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। कि मान लीजिए बच्चा जो है क्लास में नहीं सीख रहा तो उसके कारणों का पता लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम नैदानिक परीक्षण करते हैं और नैदानिक परीक्षण करने के बाद उपचारात्मक परीक्षण करते हैं, उसमें उसको ठीक किया जाता है। मैंने एक लाइन में समझाया था, मैंने अभी इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं किया है, मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया, लेकिन मैंने एक लाइन समझाई थी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं और रिमेडियल टेस्ट क्या होते हैं, नैदानिक परीक्षण क्या होते हैं और उपचारात्मक परीक्षण क्या होते हैं। समेटिव टेस्ट जो है हम लास्ट में करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। जब आपको ये मैंने समझाया था क्लास में कि हमने मान लीजिए पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया, लास्ट में हम जो टेस्ट करते हैं, है ना, अचीवमेंट टेस्ट जो हम करते हैं उसको हम समेटिव टेस्ट कहते हैं, योगात्मक परीक्षण कहते हैं। इसमें नहीं आएगा योगात्मक, हम तो इसमें कठिनाइयों का पता लगा रहे हैं बच्चों की। अगला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या होता है, छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष क्या होता है, व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करना, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, पिछले ज्ञान को याद करना और पूरी कक्षा को व्यस्त करना। ये तो मैंने आपको इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में भी समझाया था कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में मैंने ये बताया था कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या होता है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में बताया था ना। अच्छा, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में आयुष क्या करते हैं? छात्र केंद्रित कक्ष, पिछले ज्ञान को याद करना, रिकॉलिंग, व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करना, ये नहीं होगा। शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, ये तो नहीं है। पिछले ज्ञान को याद करते हुए, ये कहाँ से आ गया थर्ड वाला ऑप्शन? इसमें देखो, जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम जो होता है, छात्र केंद्रित, मैंने आपको इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में भी समझाया था। किसका था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? सकमैन का। तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम जो होता है उसमें बच्चों को एक्टिव किया जाता है, बच्चों के पूरी कक्षा को व्यस्त करना। पूरी कक्षा में तो हम अब वैसे भी व्यस्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों को समझ में? अभिषेक जी का सही है। व्यक्तिगत अंतर को समझना, इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर अंतर नहीं रहे, सब अपने अपने आधार पे ही काम करें। बताने के बाद भी आंसर गलत दे रहे हो बेटा। एक मिनट, और दूसरा क्वेश्चन करती हूँ मैं। यहाँ पे ये देखना, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में छात्रों को डालना, टू प्रमोट द स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, टू
टू एनहांस कॉपरेशन इन क्लास, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। इसका बताओ, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सुशीला फोर्थ, अविका फोर्थ है क्या इसका आंसर? मधु फोर्थ, आयुष बी, विनोद जी बी, योगेश फोर्थ कैसे होगा? सीखने में कठिनाई आने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। अगर हम प्रॉब्लम्स का पता लगाएंगे शिक्षण में, लेकिन आप रचनात्मक मूल्यांकन क्या कर रहे हो? रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना ही होता है। वो कैसे? इस चीज़ को समझना कि आप जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हो तो किसी उद्देश्य से करते हो। क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपका? कि आप कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर, ओके बेटा, तीनों ही डोमेन के बारे में आप सारी की सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लेकिन जो फाइनल समेटिव असेसमेंट में तो आपका करिकुलम का स्टडी होता है ना। अगर आपको पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है तो आप समेटिव असेसमेंट में करते हो, लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो जनरली हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। तो यहाँ पे छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, इसमें आपको शैक्षिक और सह शैक्षिक जो पक्ष होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनको भी देखा जाता है। सेकंड आंसर सभी का सही है। गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा 2 होगा इसका। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला है, एक शिक्षक छात्रों की सीखने की ये तो हो गया। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, रिसर्च वाला है। स्नोबॉल नमूना का उपयोग करके एक नमूना चुनने की प्रक्रिया है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग नेटवर्क्स, ग्रुप्स, स्नोबॉल्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेटवर्क, समूह, स्नोबॉल और कंप्यूटर प्रोग्राम, इसका तो सबको सही देना चाहिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है? सैंपल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें किसका सिलेक्शन करते हैं? ग्रुप्स का करते हैं, स्नोबॉल्स का करते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल भी है। क्या आंसर आएगा इसका? थोड़ा सोच के। सुशीला 2 बेटा। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमको क्या बनाने पड़ते हैं? ग्रुप्स, नेटवर्क। एक चीज़ याद रखो, ये मैंने क्लास में भी बताया था क्या, जब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर हम क्या बनाते हैं? नेटवर्क थोड़ी बनाते हैं बेटा। नेटवर्क वैसे बनाते हैं, आपको कनेक्शन करना पड़ता है ना। लेकिन आप इसमें करते क्या हो? जो समूह का निर्माण करते हो उस समूह को क्या कहते हैं? स्नोबॉल कहते हैं उसको, स्नोबॉल ही कहते हैं। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। स्नोबॉल कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, अच्छे नोट्स लिखवाना, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, छात्रों के सोचने की शक्ति को विकसित करना। स्नोबॉल होगा। शिक्षण का उद्देश्य अच्छे नोट्स लिखवाना होता है क्या? फोर्थ आंसर होगा। वेरी गुड बेटा। कनेक्ट हितेश सही है, स्नोबॉल बोलते हैं, लेकिन आंसर तो स्नोबॉल ही आएगा ना। आप कनेक्शन करते हो नेटवर्किंग के थ्रू, लेकिन स्नोबॉल तो आएगा ना बेटा। ये एक ही क्वेश्चन हिंदी में है, बाकी तो इंग्लिश में भी हैं। ओके बेटा, आगे वाला नहीं है, ये वाला समझो एक हिंदी में ही मिला था मुझे। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही है, छात्रों में सोचने की शक्ति को विकसित करना। वेरी गुड। अगला है डैश अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता नहीं है। इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड। इट शुड बी वेरी स्मॉल। It should be accurate in every respect. It should be easy, portable. It should be up to date. यह बहुत छोटी होनी चाहिए, इसे हर लिहाज से सटीक होना चाहिए, यह सहज वहनीय होनी चाहिए, यह समय के अनुसार होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या बेटा? टफ भी आएंगे, टफ भी डाल रखे हैं इसके अंदर, लेकिन सबके सही तो आंसर आए। आंसर तो तब भी सही नहीं आ रहे। एक समझना, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता नहीं है, इसे बहुत छोटा होना चाहिए। टीचिंग एड को छोटा होना चाहिए, ये हर लिहाज में सटीक होनी चाहिए, ये पोर्टेबल होनी चाहिए, ये समय के अनुसार होनी चाहिए। बताओ, फैज़ा का सही है, हितेश का सही है, शिल्पा का सही है, आयुष का सही है। 1 बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होता कि टीचिंग एड का बहुत छोटा होना ज़रूरी है। उसको एक्यूरेट होना चाहिए, उसको पोर्टेबल। आपने टीचिंग एड बना लिया, लेकिन वो इस तरह की भी नहीं हो कि आप उसको पोर्टेबल नहीं कर सकें, है ना। समय के अनुसार आपने जो टीचिंग एड बनाया है वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे स्पष्ट है? सबसे स्पष्ट होता है तेज गति से लिखना और जितना संभव हो उतना स्पष्ट लिखना। पहले विषय वस्तु को लिखना और फिर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहना। पहले विद्यार्थियों से प्रश्न करना और फिर उनके दिए गए उत्तर को लिखना। जितना संभव हो उतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना। आंसर बताओ इसका। इसमें बहुत, अगर हमको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तो क्या हमको बहुत फास्ट लिखना चाहिए? मधु का सही है, सुशीला का सही है, विनोद का सही है, शिल्पा का सही है, भाषा का सही है। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्या? मतलब जितना संभव हो इस चीज़ को समझना कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको बहुत फास्ट ही लिखना होता है। आप ऐसा भी नहीं करते कि आपको कंटेंट आप लिख रहे हो और बाद में आप बच्चों को पढ़ने के लिए कहो, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये भी नहीं होता कि केवल हम जो क्वेश्चन बच्चों से पूछें उन्हीं का आंसर हम बोर्ड पे लिखें। जितना भी लिखें वो इम्पोर्टेंट हो। डी होगा इसका आंसर।